और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। वो फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में सालाना परीक्षा आयोजित करने की अनुमति की प्रदान। ये अनुमति परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदान की गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1346 मामले सामने आए, जो अब तक का दिन का सर्वाधिक स्कोर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उपचारित होने वालों की संख्या 19,627 हुई। और भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश के लिए 104 लाख मीट्रिक टन अनाज का किया है प्रबंध। आगामी नवंबर माह तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 36 लाख मीट्रिक टन का किया जाएगा वितरण। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया और उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की काफी संभावनाएं हैं। कोविड ने हमें एक अवसर दिया है कि हम नए सिरे से सोचें कि कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर की सरकार ने कई तरह से मदद करने का फैसला किया है। The importance of Indian media and entertainment sector cannot be stressed enough. The content we produce, television, film and digital original, is consumed in over 150 countries. The sector generates millions of jobs, significant revenues, and despite the impact of COVID, it is growing at a good pace. There is need for more entrepreneurs, founders and leaders in the media and entertainment sector to steer the industry forward. We need more innovation, origination and ownership. And the Government of India stands shoulder to shoulder with the industry in achieving all this. इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का मीडिया उद्योग काफी हद तक विज्ञापन पर निर्भर है, जबकि ग्लोबल स्तर पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं और हमें यह देखना होगा कि कहां पर अवसर है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिक्की के माध्यम से आज अपनी आवाज सरकार के साथ साथ उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकते हैं। डीडी इंडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार एडवर्ड लुटवाक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास जापान, यूएस और इजराइल जैसे सहयोगी देश हैं, लेकिन चीन के पास केवल एक मात्र पाकिस्तान है। All this focus on infrastructure. I mean, I'm not a pro-Modi person. I'm not an anti-Modi person. But this focus on infrastructure is very real. India has allies. China does not have allies, only Cambodia, because the Cambodians are squeezed by the Vietnamese. And the other ally it has is Pakistan. Since we had Pakistan as an ally, I can tell you that having an ally like Pakistan is borderline. अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार ने लद्दाख और एलएसी के आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किए जा रहे काम की भी प्रशंसा की है। उन्होंने शक्ति के संतुलन में बदलाव को करार किया है। The expansionist pressure in general is not a tactical thing. It has a tactical expression, in some specific place. And as we all know, one part of the story is that finally, India is providing infrastructure in those areas and quite changing the balance of power.
एडवर्ड रुटवाक के बाद अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख वास्तविक रेखा नियंत्रण पर झड़प वाली जगह में चीनी सैनिकों के पीछे हटने की शुरुआत हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक अपनी तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटते देखे गए हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को टेंट हटाते, बख्तरबंद गाड़ियों, सैनिकों और उपकरणों को पैक करते हुए और वापस ले जाते हुए भी देखा गया है। चीनी सेना के इस कदम को 30 जून के चुसूल में दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति के अनुरूप उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। डीडी न्यूज ने 24 जून को भी 22 जून को मोल्डो में हुई कोर कमांडर की बातचीत के बाद भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी। चीनी सैनिक अपने इलाके से वास्तविक नियंत्रण रेखा से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे थे। देश भर में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सालाना परीक्षाएं आयोजित कराने को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्रों में विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही परीक्षा अनिवार्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार ही होगी। इसके साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित करने से संबंधित अपने पहले के दिशा निर्देश में बदलाव किए हैं। छात्रों की सुरक्षा, उनके करियर रिप्लेसमेंट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने यह निर्णय लिया है कि पहले के नए दिशा निर्देश के मुताबिक ही इंटरमीडिएट सेमेस्टर छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। पहले यूजीसी का दिशा निर्देश 29 अप्रैल को आया था। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई के महीने में निर्धारित की गई थी। अब यह परीक्षा कोरोना के संबंध में जानकारी जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही सितंबर महीने के अंत में होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। भारत पढ़े ऑनलाइन मिशन के तहत नवादा जिले के वारसिलीगंज एसजीबीजी के साहू इंटर विद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने की। कार्यशाला का आयोजन गूगल मीट पर किया गया। अध्यापक और छात्र अपनी समस्याओं का निराकरण भी इस कार्यशाला में करवा रहे थे। इस कार्यशाला ने ई क्लासरूम का निर्माण कर पढ़ाई में आने वाली किसी भी समस्या के दुष्प्रभाव को रोकने पर चर्चा की गई। सेमिनार में ई लर्निंग के विविध प्रकार और तकनीकी के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण का डिजिटल रूपांतरण भी बताया गया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि पूरे प्रदेश में अनावश्यक आवागमन से लोग बचें, उसकी अपील की जाए और मास्क यदि नहीं लगाया जा रहा है तो इसको अनिवार्य भी किया जाए। लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया और कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार में कहा कि ऐसा रूल सामने आ जाए, लोग कम से कम घर से बाहर निकलें और अनावश्यक रूप से निकलने की कोशिश ना करें। स्वयं भी अपने ऊपर प्रतिबंध लगाएं। घर के बाहर बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही निकला जाए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए हर व्यक्ति को खुद को अपने को प्रोत्साहित करना होगा, यानी खुद अपनी कम से कम जो है बाहर निकले और अनावश्यक रूप से कहीं जो है निकलने की कोशिश ना करें। स्वयं भी अपने ऊपर प्रतिबंध लगाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घर के बाहर अगर निकलें कोई व्यक्ति तो बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए हर व्यक्ति को खुद को अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा और अपने आसपास अपने परिवारजन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कि इसी मानक के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सकें। स्वास्थ्य विभाग के इस संदर्भ में दिशा निर्देश चले गए हैं। मालूम है आपको सबको कि अब स्वास्थ्य विभाग ने 33,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर पूरे किए हैं। इनमें बाल संरक्षण के, महिला संरक्षण के, वृद्धाश्रम के निवासियों को अभी स्वास्थ्य परीक्षण संक्रमण से रोकने का
विशेष निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा यदि कोई संक्रमित मिले तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था जरूर हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जनपद स्तर पर एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों की स्थापना व उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए और टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त RT-PCR के अंतर्गत ही 30,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 1346 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या प्रदेश में 9514 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 19,627 है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 827 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 9,530 लोगों को विभिन्न चिकित्सालयों में रखा गया है और चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में और उनका इलाज भी किया जा रहा है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,346 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या प्रदेश में 9,514 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 19,627 है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 827 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 9,530 लोगों को रखा गया है विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में और उनका इलाज किया जा रहा है। कानपुर हत्याकांड में शहीद हुए शिवराजपुर थाना इंचार्ज महेश यादव रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के बनपुरवा गांव के निवासी थे। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान वहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत भाजपा MLC दिनेश सिंह और बछरावा विधायक राम नरेश रावत व सरकारी अमला मौजूद रहा। उप मुख्यमंत्री ने शहीद के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों को उन्हें भी ढांढस बंधाया। मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए सहायता राशि शहीद के परिवार को देने की बात कही है। 20 लाख शहीद के पिता को व 80 लाख उनकी पत्नी और साथ ही शहीद की पत्नी को असाधारण पेंशन व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी कही गई है। महेश यादव जी जो हमारे शहीद हुए हैं, कानपुर में एक विभत्स हत्याकांड हुआ जिसमें हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, उसमें से एक महेश यादव जी भी थे। उनके परिजनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया की राशि, जिसमें 20 लाख रुपए उनके पिताजी को और 80 लाख रुपये उनकी पत्नी को तथा पत्नी को असाधारण पेंशन और एक परिवार में नौकरी के लिए कहा है। परिजनों का कहना है कि बेटा भी पढ़ना चाहता है तो उसको 1-2 साल का अवसर मिलना चाहिए। तो जिलाधिकारी को हम लोगों ने कह दिया है कि उनको उसका अवसर मिले और जिससे वो अपनी पढ़ाई को पूरी करके फिर नौकरी वो पा सके। ये एक दुखपूर्ण घटना है और इसका जल्दी ही पुलिस जो अपराधी तत्व हैं उनके पीछे हमारे पुलिस के कई टीमें लगी हुई हैं और जल्दी ही अपराधी कब्जे में होंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह प्रतापगढ़ के बेलखरी गांव शहीद अनूप कुमार सिंह के घर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री के सांसद संगम लाल गुप्ता, विधायक डॉक्टर RK वर्मा, DM डॉक्टर रुपेश कुमार, SP अभिषेक सिंह सहित मौजूद लोगों ने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद की पत्नी नीतू सिंह को 80 लाख रुपए, मां और पिता को 10-10 लाख रुपए का सहायता राशि का प्रमाण पत्र सौंपा गया। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद के घर तक सड़क, शहीद द्वार पर और शहीद के नाम पर गांव में पानी की टंकी बनेगी। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ राशि की जो घोषणा की थी, उसमें से 80 लाख रुपए उनकी पत्नी को, उसकी सहायता राशि उनके खाते में आ चुकी है, उसका सर्टिफिकेट हम लोगों ने भेंट किया है। 10 लाख रुपए पिताजी और 10 लाख रुपए माताजी का, इस तरीके से 20 लाख रुपए माता और पिता को उनके खाते में पैसा आ चुका है, उसका भी सर्टिफिकेट हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सब लोगों ने मिल करके परिवार में आकर के हम लोगों ने परिवार से भेंट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा और इसके साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी और असाधारण पेंशन की जो घोषणा की है, उसकी जानकारी परिवार को दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर कोई भी, चाहे पुलिस का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, अगर कोई भी शहीद होता है तो उसके घर तक संपर्क मार्ग बनाना, तोरण द्वार उनके नाम से बनाना, इसकी घोषणा पहले से हो चुकी है। इसकी अभी यहाँ पर काम भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी ने पूरा इसका बना करके भेज चुके हैं इसी में। और हमने पीने के पानी की टंकी की भी घोषणा की है कि तत्काल यहाँ एक पीने की पानी की टंकी भी लगाएंगे और भी जो भी आवश्यकता हो जो सबको हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि शहीद से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने कर्तव्य का पालन किया है, देश के लिए सब कुछ इन्होंने न्यौछावर किया है, तो हम सब लोग उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के चलते दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में लौटे प्रवासी श्रमिकों के सामने रोजगार की समस्या नहीं आए, इसको लेकर प्रदेश सरकार सभी जनपदों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है। उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी खादी के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 8 मंडलों में खादी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है, जहां सरकार प्रवासी मजदूरों को न सिर्फ स्वरोजगार दिलाने जा रही है, बल्कि उनके लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर रही है। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी श्रमिकों को दिलाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी कर रही है। जो हम खादी के माध्यम से कठिन है, बुनकर है, उसकी जो पीड़ा, उसका कष्ट लोगों ने देखा है, उसके खाते में हम आज पैसा डाल रहे हैं और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जो लोग सूरत से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, गुजरात से जो लोग आए हैं, मुंबई से जो लोग आए हैं, जो लोग कपड़े का काम जानते हैं, उनको वहीं पर उनका स्ट्रक्चर खड़ा करके उनको गाँव में ही उनको काम करने की दिशा में प्रशिक्षित करते हुए भी जो प्रशिक्षण प्राप्त उनको काम की दिशा में, और जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त नहीं उनको और प्रशिक्षण देकर और उनके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, योगी जी की सरकार में कोई भूखा रहने वाला नहीं है। आओ, हम सबका आह्वान करते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के निवासियों का, आओ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आपका आह्वान करता है, हमसे मिलो। हमारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, मुख्यमंत्री रोजगार योजना में, अटल जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में, अटल योजना में, आप जिस योजना में आगे बढ़ना चाहते हो, हम आपका उंगली नहीं हाथ पकड़कर आपको रोजगार देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रवासी कतई अपने को निरीह न समझे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी छत्र छाया उन सबके साथ बनी हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने अब तक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल का प्रबंध उत्तर प्रदेश की जरूरतमंद जनता के लिए किया है। ये मात्र गत वर्ष के मुकाबले 50% अधिक है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये बात भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक गिरीश कुमार ने आज दूरदर्शन समाचार से साझा की। उन्होंने बताया कि गेहूं 33,65,000 मीट्रिक टन और चावल 6,13,000 मीट्रिक टन की खरीदी की गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर माह तक कर दिया है। इस फेज में लगभग 36 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने ये स्कीम अगले 5 महीने के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए एक्सटेंड कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो NFSA कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको 5 किलो की बजाय अब 10 किलो मिल रहा था, उनको नवंबर तक 10 किलो मिलता रहेगा। ये जो एडिशनल 5 किलो है, ये फ्री है। कोविड महामारी के दौरान
जबकि सारा देश बंद था अनलॉक 1 में, अनलॉक 2 में, तब भारतीय खाद्य निगम को डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, आत्मनिर्भर भारत है, ओपन सेल स्कीम है, NFSA है, के तहत खाद्यान्न इशू करना था। इस दौरान हमारा टर्नओवर तकरीबन डबल हो गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि 26 मार्च 2020 से 4 जुलाई तक हमारा खाद्यान्न का जो टर्नओवर है उत्तर प्रदेश रीजन का तकरीबन 104 लाख टन हो गया, जो कि एक बहुत रिकॉर्ड है, हिस्टोरिक हाई है। इसमें ये बताना चाहूँगा इसकी जो ब्रेकअप है, इसमें गेहूं खरीद हुई है 33,65,000, इसमें चावल खरीद हुई है 6,13,000, NFSA में इशू है 25,19,000, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अप्रैल मई जून में जो हमने इशू किया है 21,45,000, आत्मनिर्भर भारत में इशू किया है 1,40,000, और अन्य जो लाभकारी योजनाएं हैं जैसे मिड डे मील स्कीम है और पोषाहार स्कीम है, उसमें 1,06,000 मेट्रिक टन इशू हुआ है। ओपन सेल में 12,000 टन में इशू हुआ है। कोरोना संकट काल में लोगों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इसके लिए अमेठी में ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया। लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो सके, इसका ख्याल रखते हुए ऑनलाइन मेले का आयोजन किया गया है। इसमें 7 कंपनियों की तरफ से सेवा योजना कार्यालय की वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अमेठी में 704 वैकेंसी हैं, जिसमें अमेठी से करीब 455 लोगों ने अलग अलग कंपनियों के लिए ऑनलाइन आवेदन सेवा योजना कार्यालय की साइट पर किया, जिसका डाटा सेवा योजना कार्यालय से कंपनियों को उपलब्ध करा दिया गया। ये 7 कंपनियां लोगों से फोन के माध्यम से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेरोजगारों का इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करेंगी, जिसकी सूची सिलेक्शन होने के बाद जिला सेवा नियोजन कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। चूंकि शासन का निर्देश है कि इस समय ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित किया गया है। अब तक हमारे पास 7 कंपनियां आई हैं और टोटल इनकी जो वैकेंसीज है वो 704 है। इसके अगेंस्ट में हमारा जो वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in, उस वेबसाइट पे हमारे जितने रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन बच्चों में से 455 बच्चों ने अलग अलग कंपनियों में अप्लाई किया हुआ है। इन बच्चों की लिस्ट संबंधित कंपनीज को भेज दी गई है कल ही, और वो लोग टेलीफोनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका इंटरव्यू प्रारंभ कर चुकी हैं। इसमें हर तरह की कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर की है, मेडिकल सेक्टर की है, एग्रीकल्चरल सेक्टर की है, सिक्योरिटी सेक्टर की है, कई सेक्टर्स की कंपनीज हैं। प्रदेश के भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क बाघ और बारहसिंघों और अन्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वास और इको पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। 15 जून से मानसून के दौरान यहां पेड़ पौधों और घास फूस की विभिन्न प्रजातियों के दीदार होने लगते हैं, जो दुधवा पार्क प्रशासन और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। दुधवा के ग्रासलैंड ने दुनिया के नक्शे पर अब नई पहचान दी है। विगत दिनों दुधवा के ग्रासलैंड क्षेत्र में विचरण करते हुए दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार ने एक खिला हुआ फूल देखा, जो अपने आप में एक अनोखा था। फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार बताते हैं कि बांग्लादेश के जानकारों द्वारा इसका जिक्र किया गया है। ये विलुप्त प्राय लिस्टेड प्रजाति जल प्लावित क्षेत्रों में पाया जाता है। शोध पत्रों और हार्बेरियम संग्रह के मुताबिक 1902 में देखा गया था इसे। ये बात इंग्लैंड के एक हार्बेरियम में दर्ज है। संजय कुमार ने बताया कि इस ऑर्किड को यूलोफिया ऑप्ट्यूजा के नाम से जाना जाता है और इस दुर्लभ फूल का संरक्षण किया जाएगा। पुत्र यश पाठक, ये चारों लोग जा रहे थे तो एक नज़र पड़ी उस पर कि कोई फूल सा चीज़ दिख रहा है घासों के बीच में। हम लोगों ने रोक के देखा तो उसकी बनावट से अंदाज़ा हो गया कि ये ऑर्किड है, ग्राउंड ऑर्किड जैसा दिख रहा है, लेकिन कौन सी प्रजाति है ये उस समय पता नहीं चल पाया था। जब लौट के आए हम लोगों ने वो फूल को तलाशने का प्रयास किया तो उसी में दिखाई दिया कि बांग्लादेश के एक शरीफ हुसैन सौरभ साहब हैं, जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है, और उन्होंने अपने उस शोध पत्र में बाकी 2 लोगों के साथ, एक आंद्रे शूटमैन है, एक रोनाल्ड हालदार हैं, ये 3 लोगों ने मिल के एक शोध पत्र लिखा था। तो बांग्लादेश में उन्होंने 2014 में लास्ट टाइम देखा था उसको, और वो जो है कृषि वाले एरियाज़ में देखा था। तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग दी हुई थी, जिससे कि ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो प्रजाति है जल प्लावित क्षेत्र में पाया जाता है और इसको यूलोफिया ऑप्ट्यूजा के नाम से जानते हैं।
और उन्हीं के अकाउंट से जो है हम लोगों ने ये जानकारी हासिल की, ये पता चला कि इसको आखिरी बार 1902 में क्यू हर्बेरियम जो है उसमें यूके में, उसमें उसका प्रमाण मिलता है उस समय संग्रह किए जाने का। उसके बाद से कहीं पर जो है इसका कोई प्रमाण नहीं है। हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापकों के विरुद्ध प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हरदोई में 16 सहायक अध्यापकों के विरुद्ध पुलिस में फर्जीवाड़ा करके जालसाजी से बीएड की डिग्री हासिल करके नौकरी पाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि इन अध्यापकों ने आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड की जिस डिग्री को प्राप्त करके सहायक अध्यापक की नौकरी प्राप्त की, वो डिग्री जांच में फर्जी पाई गई है। इस आधार पर इन अध्यापकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी टीचरों की जांच कराई गई थी, जिसमें कुछ टीचरों पर यह आरोप था कि इनके द्वारा टेम्पर्ड मार्कशीट लगाई गई है। यह मार्कशीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की थी, वहां से जांच कराई गई और 16 लोगों के मार्कशीट फर्जी पाए गए, सभी को निकाल दिया गया है और सभी इनमें से 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। शेष 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया गया है। यथाशीघ्र इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा करके विधि कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा लिए गए वेतन की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के गांवों के आसपास टिड्डी दल के हमले का प्रकोप देखने को मिला है। गांव में टिड्डी दल पहुंचने की सूचना पर पहुंची कृषि विभाग और केंद्रीय टीम ने मिलकर टिड्डी दल पर दवा का छिड़काव कर नियंत्रण पाया। फिलहाल टिड्डी दल से किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। टिड्डी दल से बचाव के पहले ही कृषि विभाग किसानों को निर्देश जारी कर चुका है। हमीरपुर जिले की राठ तहसील में पड़ने वाले गांवों में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया था। कई दिनों से पड़ोसी जनपदों में टिड्डी दल के हमले हो रहे थे, जिसको लेकर जिले में टिड्डी दल आने की संभावनाएं बनी हुई थी। पहले ही केंद्रीय टीम और कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से बचाव के निर्देश दे रखे थे। टिड्डी दल के हमले से बागवानी व सब्जियों की खेती को करने वाले किसान काफी भयभीत हैं। कल या परसों से हम चरी और हरी सब्जियां बोने के लिए तैयार हैं। उसमें जो टिड्डी आती है तो उसको कृषि विभाग द्वारा जागरूक होकर मतलब भगाने की कोशिश करेंगे। और ये घिया, तरोई, कद्दू, लौकी और करेला में हानिकारक है। चरी हरी जो चारा के लिए बोई गई है उसमें जो है नुकसानदायक उतना नहीं होती जितना मतलब इनमें सब्जियों में होती है। हाँ, ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जानकारी हासिल हुई है कि कुछ टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें झांसी और बांदा में प्रवेश भी कर चुका है। उसी को लेकर के हमने भी गांव में सजग करने का एक प्रयास किया है और सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से सजग कर रहे हैं कि यदि कभी इनका आक्रमण होता है तो ढोल ताशे या शंख वगैरह इस तरह से बजा करके और आग जला करके उनको भगाने का प्रयास करें। एक गाड़ी मेरा नेगवी गाड़ी लेकर के उस पर स्प्रे मशीन डलवा के दवाओं को छिड़का दिया है, तो काफ़ी संख्या में जितने टिड्डी हमारे थे वो सब मर गए हैं। जालौन में एक बार फिर बड़े टिड्डी दल ने हमला किया है। इस दल में करोड़ों की संख्या में टिड्डियां मौजूद हैं। किसानों के द्वारा टिड्डी दल की सूचना पर मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्प्रेयर मशीनों से टिड्डी दल पर स्प्रे करवाना शुरू कर दिया। जालौन में हमीरपुर की तरफ से आए अब तक के सबसे बड़े टिड्डी दल ने ग्राम चिल्ली, गोरन सहित दर्जनों गांवों में हमला कर दिया है। इस टिड्डी दल में करोड़ों की संख्या में टिड्डियां मौजूद हैं। इतना बड़ा टिड्डी दल देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। उन्होंने आनन फानन में इसकी सूचना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दी और स्वयं भी इस टिड्डी दल को भगाने में जुट गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने टिड्डियों के दल पर स्प्रेयर मशीनों की मदद से केमिकल का स्प्रे करवाना शुरू कर दिया।
टिड्डियों के दल के बारे में जिला कृषि उपनिदेशक आर.के. तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक का ये सबसे बड़ा टिड्डी दल है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिसने जनपद हमीरपुर की तरफ से आकर जिले में प्रवेश किया है और जनपद में आकर ये टिड्डी दल 3 भागों में बंट चुका है, जिनमें से 2 दल उरई तहसील के कई गांवों में देखे गए हैं, जबकि 1 दल जालौन तहसील के कुछ गांवों में देखा गया है। वहीं अगर इन तीनों दलों की संख्या को जोड़ा जाए तो इनकी संख्या करोड़ों में होगी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन टिड्डी दलों पर फायर ब्रिगेड और स्प्रेयर मशीनों के माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है, जिससे इन्हें नष्ट किया जा सके और किसानों की फसलों को बचाया जा सके। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। वो फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में सालाना परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदान की जाएगी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 1346 मामले सामने आए, जो अब तक का एक दिन का सर्वाधिक स्कोर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उपचारित होने वालों की संख्या 19,627 हुई। और भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश के लिए 104 लाख मीट्रिक टन अनाज का किया है प्रबंध। आगामी नवंबर माह तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 36 लाख मीट्रिक टन का किया जाएगा वितरण। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द